गुड इवनिंग आप सभी को। कल मैंने वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, पायरुवेट विखंडन सब बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। थोड़ी सी बची हुई थी। लिखा हुआ है कि जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। जैसा कि हम लोग को भी हमारे शरीर में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेने का और छोड़ने के लिए, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए प्रमुख अंग का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो जंतु स्थल में रहते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं, ठीक है, जैसे मछली हो गया, व्हेल हो गया, जितने भी कैटेगरी के आते हैं जो जल में जीव रहते हैं, उन्हें जल में विलय विलय मतलब घुले हुए ऑक्सीजन की उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए क्रियाकलाप 5.6 में लिखी, एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुंह खोलती बंद करती रहती, साथ ही आंखों के पीछे कलोम छिद्र या कलोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता है रहता है। क्या मुंह और कलोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार के समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। यानी कि मछली को आप देखते होंगे कि मुंह फाड़ के ऐसे ऐसे करती है, ठीक है, और उसका एक छिद्र होता है आँख के पास, क्लोम जिसको कहते हैं। हाँ, ठीक है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए करती है, क्योंकि पानी में एक बहुत कम मात्रा में रहती है और वो वही पानी में विलय ऑक्सीजन को वो अपने अंदर लेना है। तो वो पानी जब लेती है, ऐसे ऐसे करती है अपने मुंह को, तो उससे उसका जो पानी अंदर से अंदर जाता है और निकलता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, वो अंदर चला जाता है। लिखा है जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा वायु पर्यावरण से बहुत कम है, वायु मतलब वायु से, ठीक है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, और इसलिए जो है जलीय जीवों की जो है श्वास दर बहुत कम होती है। इसलिए बाहर जब आप मछली को निकालते तो छटपटाने लगती है, ठीक है, क्योंकि उसकी श्वास दर बहुत कम होती है और वो पानी से लेती है। लिखा है विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है। अलग अलग जीवों में ऑक्सीजन जो अलग अलग अंगों के द्वारा लिया जाता है, अवशोषित का मतलब होता है लेना, ठीक है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है और सभी अंगों में क्या होती है? बनावट होती है। उसी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुमंडल वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने की एक क्रियाविधि होती है। यानी कि हमारे अंदर में ऑक्सीजन लेने की एक क्रियाविधि है और हमारा जो रचना भी बनी हुई है स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है, वही बताया है। ठीक है, और अधिक जाने तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है, क्योंकि जब आप उसे खींचते हैं तो डायरेक्ट वो कहाँ जाता है? आपके फेफड़े, दिल। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारी और कैंसर की कई रूपों के प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन के मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। स्वस्थ रहे और तंबाकू से बने उत्पादों को ना कहें, ठीक है। देखिए लिखा हुआ मनुष्य में, देखिए ये मनुष्य का चित्र बना हुआ मानव श्वसन तंत्र के बारे में लिखा है। मनुष्य में चित्र 5.9 में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नासा द्वार
क्या है? ये हमारा जो है क्या है, नासा, यानी कि नाक की नली द्वारा, ठीक है, नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती हैं, यानी कि छना जाते हैं। हमारे नाक के अंदर महीन महीन बाल होते, किस लिए? क्योंकि जो वायु जाती है वो जो बहुत ज़्यादा धूल कण जो होते हैं वो छना जाए, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती, यानी कि दूसरी अशुद्धियाँ बाहर ही रह जाती है और वायु हमारा अंदर जाता है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, और इस मार्ग में क्या होती है? श्लेष्मा की परत इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फफूस में प्रवाहित होती है, और ये फिर नासाद्वार के बाद जो होती है कंठ में जाती है, और कंठ में जाके क्या होती है? फफूस, देखिए फेफड़े के अंदर जाती है, ठीक है, फेफड़े के अंदर यानी कि फफूस, ठीक है, यहाँ जाती है। और लिखा है कि फफूस में प्रवाहित होती है, यानी कि जाती। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, और कंठ में क्या होते हैं? उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, ये सुनिश्चित करता है, ये तय करता है कि वायु मार्ग जो है वो निपतित ना हो, बंद ना हो। फफूस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाता है। फफूस के अंदर जो है मार्ग छोटी छोटी नालिकाओं में, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे अंदर से, ये नहीं, ये तो रीप कैप है, अंदर से बहुत छोटे छोटे नलिकाएं होती है, ठीक है, जिसे कूपिका कहते हैं, सॉरी, हाँ, नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि आपने अपने घर में जो मोटर का कनेक्शन करा है, ठीक है, तो एक जगह आप लाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, फिर वहाँ से आप डिवाइड कर करके बहुत जगह जगह पे ले जाते हैं। वैसे ही हमारे जो फफूस में आता है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नालिकाएं होती, महीन महीन, और वो विभाजित हो जाता है, किस लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। और क्या होती है? अंत में जो है गुब्बारे जैसी एक संरचना बनाती है, बनावट होती है गुब्बारे के जैसा, जैसा कि जैसे गुब्बारा भी बोल सकते हैं, अंगूर की गुच्छे की जैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे बैलून या फिर अंगूर के गुच्छे बने हुए हैं, वैसा नज़र आता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। ठीक है, कुपिकाओं की भित्ति रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। हाँ, कुपिकाओं की भित्ति रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, यानी कि एक जाल के जैसा जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। ये है हमारी पसलियाँ, जो कि आप बोलते हैं पांजर। ठीक है, आप इसको पंजर बोलते हैं या पांजर बोलते हैं अपनी भाषा में, या पसलियाँ बोलते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं या कहीं दौड़ के आते हैं, हाँ, यानी कि ये हमारा जो ब्रेस्ट ऊपर उठता है, बैठता है, ठीक है, ये क्या हमारा डायफ्राम है। ठीक है, यानी कि पसलियाँ। ये जब हमारा सांस लेते हैं जब ज़ोर ज़ोर से, तो ये हमारी जो फुफ्फुस है वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है और फिर डायफ्राम तक जाता है, और फिर वो सिकुड़ जाता है, फिर जाता है, फिर वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे बना हुआ है ये डायफ्राम। तो यहाँ तक जाएगी और उधर नहीं जा पाएगी, तो ये यहीं पर सीमित हो जाता है, तो फिर वो धीरे से सिकुड़ जाते हैं, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, वही दिखाया है। ये फुफ्फुस को रोकने के लिए डायफ्राम बनाया गया है। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि हम ज़्यादा दौड़े हाफे तो ये फट के बाहर ना आ जाए भाई। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ऊंचा ना उठ जाए, इसलिए इसको सीमित रहना है। देखिए, लिखा हुआ है कि फुफ्फुस के जो होता है कि कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती जिससे गैसीय का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वच गुहिका बड़ी हो जाती, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती और विस्तृत कुपिकाओं को
भर ली जाती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ कोशिकाएं जो है भर जाती है और उसके बाद जो वहाँ से कोशिका चूस लेती है और वो जो वायु है वो चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरे कोशिकाओं में भर जाती, छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका, रुधिर का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। कोशिका रुधिर, ठीक है। रुधिर वाहिका यानी कि जो रुधिर ले जाने वाला वाहिका है, रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारे सभी कोशिकाओं को क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो लेके जाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उतने ही समय में दोनों काम होता है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये होती कोशिका, जैसा कि हम बता रहे थे कि अंगूर के गुच्छे के जैसा होती है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास नलिकाएं हैं, जब श्वास लेते हैं तो ये फूल जाती है गुब्बारे की तरह, ठीक है। और वही हमारे डायफ्राम तक ऊपर तक उठ जाता है, ठीक है। और वही हम हाँफते हैं तो ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे ये नीचे जब कोशिकाएं सिकुड़ती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। और ये जो हमारे शरीर में जितनी वायु गया वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन रहित रुधिर में जाता है, ठीक है। और वही यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ जो है ये गुच्छे के जैसी पाई जाती है। देखिए ये है फुफ्फुस और ये है पसलियाँ, ठीक है। श्वास नली, श्वास नली देख रहे हैं दोनों तरफ है, ठीक है। श्वसनिका, ठीक है। और कोशिका कोश, कोशिका कोश में आके जमा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको शरीर के रुधिर के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजी जाती है। लिखा हुआ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं। हमारे श्वास नली का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें छोटी छोटी जो है बाल होती है, एकदम महीन महीन, जैसे हमारे नाक में होती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल, अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। और यह क्या करती है, कणों को हटाने में मदद करती है, गंदगी और धूल कणों को, ठीक है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है। और क्या होती है, धूम्रपान जो कि जब हम करते हैं या कोई भी करता है तो उसके जो बालों जैसी संरचनाएं हैं महीन महीन, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और जितना जो है रोगाणु यानी कि बैक्टीरिया हो गया, धूल कण हो गया, धुआं हो गया, और भी हानिकारक रसायन जो फेफड़े में चली जाती है, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। और क्या बनते हैं, खांसी जो कि संक्रमण यानी कि बीमारी, खांसी और फेफड़ों के कैंसर की बीमारी बनते हैं, यानी कि कारण बनते हैं यही सब जो धूल कण है हमारे शरीर में जाती है, ठीक है। लिखी है कि जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विश्राम दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। यानी कि जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता है, वृद्धि होती है, अकेला विश्राम दाब जो विसरण की प्रक्रिया है सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी दक्षता कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो क्षमता है, पावर है, कम हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शरीर बड़ा होता जाता है, हमारा सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती विसरण के द्वारा। फुफ्फुस की वायु के शोषण वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कौन ले जाता है, फुफ्फुस, ठीक है। पहले हम पढ़े थे विसरण विधि द्वारा, तो विसरण से पूरा नहीं हो पाता है तो ये फुफ्फुस के द्वारा जाती है। और फुफ्फुस क्या करते हैं, फुफ्फुस की वायु से शोषण वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। यानी कि ये है आपका फुफ्फुस, यहाँ पे आपका जो है वो जमा रहता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड लेके जाता है कौन, ये
जो है श्वसनिका, ठीक है, सॉरी कुपिका कोष में रहते, हाँ श्वसनिका लेके जाती है। लिखा हुआ है कि फुफ्फुस की वायु श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, यानी कि फुफ्फुस जो है श्वसन वर्णक वाली ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहित लेके जाती है, उनको तक पहुंचाती जहां ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन है, और मानव में श्वसन वर्णक क्या है? हेमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। और किस में होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में, जो हमारा ब्लड का रंग। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए उसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में अधिक घुलता है और इसलिए इसका परिवहन, यानी कि इसका जाना रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, विलय अवस्था में जाती है। यदि क्यूपिकाओं की सतह फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए। विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो सकता है? यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। देखिए, बता रहा है कि हमारे शरीर में विसरण द्वारा यदि ऑक्सीजन की गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक ले जाने में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए ये क्या है? यानी कि विसरण विधि द्वारा, तो विसरण से ना जाके ये फुफ्फुस जो है भेजती है। और क्या आपको प्रसन्नता हो कि हमारे पास हेमोग्लोबिन है, और इसलिए हमें प्रसन्नता हुई कि हमारे पास हेमोग्लोबिन है, और वो क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन हर एक कोशिकाओं तक। ठीक है।